कहते हैं कि जुनून ही होता है जो हमें इस दुनिया से अलग बनाता है, कुछ ऐसा कर दिखाने का जो आम इंसान नहीं कर सकते। लेकिन यही जुनून कभी कभी हमें मौत के करीब भी ले जाता है, जहां इंसानी ताकत अपने घुटने टेक देती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक कहानी एवरेस्ट मूवी के बारे में, जो बनी है 1996 की एक सच्ची घटना पर, रॉब हेल और उनकी टीम पर। रॉब हेल एडवेंचर कंसल्टेंट्स नाम की कंपनी को चलाती है, जो सबसे अनोखा काम करती है। नौसिखिया क्लाइंबर्स को माउंट एवरेस्ट की चोटी तक ले जाते हैं, जहां तक सिर्फ गिने चुने लोग ही पहुंच पाते हैं। जहां सिर्फ गिने चुने लोग ही पहुंच पाते हैं, वो इन्होंने बिजनेस बना रखा है। रॉब हेल ने यह कंपनी 1992 में बनाई थी और सिर्फ 4 सालों में रॉब हेल और उनकी टीम ने लगभग 19 लोगों को सही सलामत माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचाया। और अब है 1996, जहां इनका मिशन है फिर एक बार माउंट एवरेस्ट की चोटी तक जाना। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 29,032 फुट यानी कि 8,848 मीटर, जहां -19 डिग्री से लेके -60 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, जहां 160 किलोमीटर प्रति घंटे से लेके 280 तक बर्फीली हवाएं चलती हैं। और ऑक्सीजन इतनी ऊंचाई पे होता ही नहीं है। बहुत कम ऐसे एरोप्लेन्स हैं जो इतनी ऊंचाई तक उड़ते हैं, बाकी उससे नीचे ही उड़ते हैं। और एक इंसान को वहां पे जाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। कहानी शुरू होती है रॉब हेल और उनकी वाइफ से, जो प्रेग्नेंट हैं और रॉब के जाने से थोड़ी भावुक हैं। उसके बाद ये सभी पहुंचते हैं नेपाल के शहर काठमांडू में, जहां रॉब हेल और उनकी टीम और बाकी क्लाइंबर्स, जहां ये अपना प्लान बनाते हैं और रॉब हेल उनको कुछ डरावनी बातें भी बताता है। क्लाइंबिंग का फर्स्ट स्टेप शुरू होता है हेलीकॉप्टर से, जो जाके रुकता है लुकला नाम की जगह पे, जो है 9,383 फीट की ऊंचाई पर। और यहाँ से ये अपना सफर शुरू करते हैं पैदल एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ, जो बना है 17,600 फीट की ऊंचाई पर। रॉब हेल की कुछ टीम मेंबर्स पहले से यहाँ आए हुए हैं क्लाइंबिंग की तैयारी के लिए, और प्रोसेस शुरू होता है एक्लामाटाइजेशन का, जिसमें क्लाइंबर्स छोटे ही कीज पे जाते हैं और अपनी बॉडी को हायर अल्टीट्यूड के लिए एडजस्ट करते हैं। जिसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। रॉब की टीम की तरह और भी काफ़ी टीमें आई हुई हैं छोटे कीज पे क्लाइंबिंग के लिए, लेकिन एक स्ट्रॉम आने की वजह से सारी टीमें लौटने लगती हैं, जहां उनको एक खाई पार करनी है। वहां सभी इकट्ठा हो जाते हैं और रॉब हेल की टीम का मेंबर बैक, जिसकी हालत थोड़ी सी खराब है, उसको खाई क्रॉस करने के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ता है। और खाई क्रॉस करते टाइम वो फिसल भी जाता है, लेकिन रॉब उसे बचा लेता है और वो बड़े गुस्से से कहता है, मैंने $65,000 तुम्हें ऐसे ही नहीं दिए हैं, मुझे पता है यहाँ से जिंदा लौटने की गारंटी नहीं है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि मैं इंतजार करते हुए मरूं। जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पे जान तो हथेली पे ले जानी है, उसके साथ ढेर सारे पैसे भी ले जाने हैं। गरीबों के लिए कुछ नहीं है भाई। रॉब हेल इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ खास बात बनती नहीं है और सभी टीम को 10 मई को ही एवरेस्ट सबमिट करना है। और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सभी क्लाइंबर्स अपना सफर शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, ये टीम ऐसे ही नहीं चल पड़ती, पहले तैयारी की जाती है। अब इस समय ये एवरेस्ट बेस कैंप पर है, जो है 17,600 फीट की ऊंचाई पे। इसके बाद कैंप्स बनाए जाते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4। और कौन सा कैंप कितनी ऊंचाई पे बना है वो आप यहाँ देख सकते हो। और कैंप 4 के बाद डेड जोन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस खतरनाक सफर को शुरू करने से पहले एक बहुत अच्छा सवाल उठता है, जो कहीं ना कहीं आपके मन में भी आ रहा होगा, आखिर क्यों अपनी जान को जोखिम में डालना है, क्यों करना है ये सवाल एक आर्टिकल लिखने वाला बंदा पूछता है। वो भी क्लाइंबिंग करने के लिए आया है ताकि वो इसके बारे में अपने आर्टिकल में लिख सके, लेकिन इनको कुछ खास जवाब मिलता नहीं है। यासुको, जो पहले 6 शिखर चढ़ चुकी हैं, वो 7वां शिखर चढ़ना चाहती हैं। डग ये कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ। और बैक उस समय तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन बाद में वो बोलता है कि जब मैं घर पे होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उदासी का काला बादल मेरे चारों ओर छाया हुआ है, और जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है। मौत के मुंह में आके इनको अच्छा लग रहा है। क्लाइंबिंग के दौरान काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर अपने प्लान के मुताबिक 9 मई को ये कैंप नंबर 4 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इनको वहां भारी स्टॉर्म का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको वहीं ठहरना पड़ता है और वापस भी लौटना पड़ सकता है। हेलन वोल्टल ग्राउंड कैंप से इनको रिपोर्ट देती हैं कि मौसम तेजी से बदल रहा है और बहुत बर्बादी हो सकती है। लेकिन रॉब हेल उनकी बात नहीं सुनता और वहीं रुककर इंतजार करने का फैसला करता है और कहता है कि पहाड़ों का मौसम कुछ नहीं होता, पहाड़ अपना मौसम खुद बनाते हैं। और सभी अपने कैंप्स में रुक जाते हैं। करीब रात के 12:30 बजे रॉब हेल देखता है कि मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है।
न हवा है न बर्फ, और ये फैसला करते हैं कि ये 30 मिनट में अपना सफर शुरू करेंगे और 2 बजे तक अपने मिशन को पूरा करके लौट आएंगे। आज वो दिन आ गया है जब इनका सपना पूरा होगा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को छूने का, माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने का। चोटी को छूने के बाद 40 दिन का ये मुश्किल सफर अब खत्म हो जाएगा और सफर शुरू करते हैं बेस कैंप 4 से आगे डेडली जोन की तरफ। लगभग 4:30 बजे स्कॉट फिशर की टीम का मेंबर सबसे आगे होता है, जो है 28,740 फीट की ऊंचाई पर। वो वहां पे देखता है कि वहां रस्सियां ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका काफी वक्त बर्बाद होता है। लोग अपना सफर वहीं पे खत्म कर देते हैं इस डर की वजह से कि वक्त खराब होने की वजह से उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी और वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। वो अपना सफर यहीं खत्म कर देते हैं। दूसरी ओर रॉब का टीम मेंबर बैक, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से रॉब उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। वो ये कहता है कि 30 मिनट तक इंतजार करो, अगर ठीक हो जाओ तो आगे आ जाना, वरना मेरा इंतजार करना। और सभी मिलकर रस्सियां फिक्स करते हैं और लगभग 2 बजे तक सभी टीम मेंबर शिखर तक पहुंच जाते हैं। ये सभी अपना मिशन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन बैक नहीं आ पाता अपनी आंखों की प्रॉब्लम की वजह से, और डग अभी भी कोशिश कर रहा है। वो काफी थक चुका है लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता। रॉब उसका काफी इंतजार करता है, लेकिन समय को देखते हुए उसे भी लौटना पड़ता है। डग रॉब को रास्ते में मिलता है। रॉब डग से लौटने के लिए कहता है। वो कहता है कि अब वक्त नहीं है, तुम्हें अपना सफर यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। लेकिन डग हर हाल में चोटी तक जाना चाहता है, क्योंकि पिछली बार भी उसने कोशिश की थी जिसमें वो फेल हो गया था, और इस बार उसके पास आखिरी मौका है। वो रॉब से कहता है बस थोड़ी ही दूर है, मुझे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। रॉब उसकी बात सुन के उसी के साथ जाने का फैसला करता है और बाकी लोगों को नीचे जाने के लिए कह देता है, और वो डग को भी शिखर तक पहुंचा देता है। लेकिन डग की हालत पूरी तरीके से खराब है, अब वो चलने की हालात में नहीं है। जैसे तैसे करके रॉब उसको हेनरी स्टेप के ऊपरी भाग तक लाता है, लेकिन वो उससे आगे नहीं चल पाता क्योंकि उसकी ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुकी है और वो बेहोशी की हालत में है। मैं आपको बता दूं, जब वहां पे ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो आपको हाइपोथर्मिया का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपके फेफड़ों में पानी भरने लगता है, आपके दिमाग में सूजन आने लगती है, जबान लड़खड़ाने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे आप पानी में डूब रहे हो। बेसिकली इंसान वहां मरने लगता है। और अब डग की यह हालत है और रॉब उसे इस हाल में छोड़ना नहीं चाहता। ग्राउंड टीम रॉब हेल को कहती है कि तुम उसे छोड़कर आ जाओ, हम उसके लिए ऑक्सीजन भेज रहे हैं, लेकिन तुम तो वहां से निकलो क्योंकि मौसम खराब होने के संदेश मिलते हैं। लेकिन रॉब ऐसा नहीं करता। प्लान के मुताबिक साउथ कोल पे 2 ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़े जाने थे इमरजेंसी के लिए, लेकिन हॉलैंड रॉब की टीम का मेंबर उनको बताता है कि वहां कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। और इसी सब में बर्फीला तूफान यानी कि स्टॉर्म भी आ जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वहां की हवाएं कितनी तेज चलती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। रॉब डग को कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आता हूँ। लेकिन डग बेहोशी की हालत में है और कुछ सुनता नहीं है और वो रॉब के पीछे पीछे चलने लगता है। वो ठीक से चल नहीं पाता और लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है और अपनी जान गंवा देता है। अब हॉलैंड भी रॉब के पास आ जाता है आधा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर ठंड की वजह से जम जाता है और वो खुल नहीं पाता। और जो टीम मेंबर नीचे लौट चुके हैं स्टॉर्म की वजह से, वो भी स्लाइड कर जाते हैं, जिनमें कई मेंबर्स जान गंवा देते हैं, जिनमें बैक और यासुका भी शामिल होते हैं। इसे कहते हैं एक क्रिटिकल सर्वाइवल सिचुएशन। आप 28,700 फीट की ऊंचाई पर हो, जहां बिना ऑक्सीजन के ज्यादा देर जिंदा नहीं रह जा सकता। माइनस में टेम्परेचर है, तेज हवाएं चल रही हैं और आपके पास आधा ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसे आप खोल नहीं पा रहे। रॉब और हॉलैंड दोनों ही बेहोश होते हैं। हॉलैंड को ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा कमी महसूस होती है, जिससे उसको गर्मी लगने लगती है और वो अपने कपड़े उतारने लगता है, जिससे वो नीचे स्लाइड कर जाता है और अपनी जान गंवा देता है। ग्राउंड टीम रॉब हेल से अब कई घंटों से कनेक्शन नहीं कर पाती। वो लगातार कोशिश करते हैं लेकिन उनका कनेक्शन नहीं बन पाता। इसी बीच रात के 12 बजे रॉब हेल की वाइफ भी उनसे पूछती है कि अब तक कोई खबर क्यों नहीं आई है। हेलन विल्टन उनको बता देती हैं कि उनको भारी तूफान का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम भी उनके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। कई घंटों की कोशिश के बाद रॉब होश में आता है और वो देखता है उसके साथ हॉलैंड था, वो कहाँ चला गया। रॉब ग्राउंड टीम के लिए हेल्प के लिए कहता है कि मेरे लिए मदद भेजो, मैं नीचे नहीं आ सकता। गाय रॉब का टीम मेंबर उससे कहता है कि हम तुम्हारे लिए मदद भेज रहे हैं, लेकिन तुम्हें चलता रहना होगा। लेकिन रॉब का शरीर अब बिल्कुल जम चुका है और अब वो चलने की हालत में नहीं है। गाय रॉब की बात उसकी वाइफ से करवाता है ताकि उसको थोड़ी हिम्मत मिले और वो चल पाए। रॉब फिसल के नीचे आने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता, और जो
हेल्प के लिए जो टीम भेजी थी वो स्टॉर्म की वजह से, तेज तूफान की वजह से उन्हें लौटना पड़ता है। अब रॉब की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। गाय ये बात रॉब को बताता है जिससे उसकी हिम्मत और ज्यादा टूट जाती है। रॉब आखिरी बार अपनी वाइफ से बात करता है जिसमें वो अपनी बेटी के बारे में पूछता है और वो उसका पहले ही नाम रख चुका होता है, सेरा। बाहर के देशों में बच्चे के जेंडर का पहले ही पता लगा लेते हैं। और उसके आखिरी शब्द ये होते हैं कि शायद मैं उससे मिल नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। और यहीं उनका कनेक्शन कट जाता है। जो लोग कैंप 4 तक नहीं पहुंच पाए उनमें बैक भी होता है, लेकिन वो अचानक उठ जाता है और कैंप 4 तक किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाता है। लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन बाकी टीम उनको कैसे भी करके कैंप 1 तक ले आती है और ये बात हेलन वोल्टन उनकी वाइफ को बताती है, लेकिन वो कहती हैं कि तुम ज़्यादा उम्मीद मत रखना, उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन बैक की वाइफ कहती है कि मुझे क्या करना होगा, मुझे एक हेलीकॉप्टर ही तो पहुंचाना होगा, मैं उसका इंतजाम कर सकती हूँ। और नेपाल में वो अपनी देश की एम्बेसीज को काफ़ी ज़्यादा प्रेसाइज करती हैं और वहाँ तक हेलीकॉप्टर पहुँचवाती हैं जहाँ तक उस समय से पहले कभी हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचाया गया और बैग को बचा लिया जाता है। लेकिन खून जम जाने की वजह से उनका हाथ और नाक काटना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो बच जाते हैं और आज भी अपनी फैमिली के साथ हैं। और बाकी जो लोग कैंप 4 तक नहीं पहुंच पाए उनकी बॉडीज वहीं पे रह जाती हैं क्योंकि वहां से बॉडीज को रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। एक क्लाइंबर के इंटरव्यू में मैंने सुना था जो 2019 में वहाँ पे गया था, वो बताता है कि वहाँ पे जो लोग मर जाते हैं उनकी बॉडीज़ को रेस्क्यू नहीं किया जा सकता और बॉडीज़ कम टेम्परेचर की वजह से वैसी की वैसी ही रहती हैं। अगर आप सालों के बाद भी जाओगे तो उनको वैसा ही पाओगे। कम टेम्परेचर की वजह से उनकी बॉडीज़ बिल्कुल वैसी ही रहती हैं और आज भी वहाँ पे 200 से लेके 300 बॉडीज़ मौजूद हैं। तो ये थी कहानी एवरेस्ट मूवी की और ये कहानी बिल्कुल सच है। इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च की है और ये मूवी मैंने लगभग 1 साल पहले देखी थी और अब से मैं मूवीज़ के बारे में बात करूँगा जो सच्ची घटनाओं पर बनी है। थोड़ा इंटरटेनमेंट भी लाएंगे लेकिन उसको टाइम के साथ भी चेंज करेंगे। बाय।